जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है साप्ताहिक राशिफल 25 मई से 31 मई तक, और ये 7 दिनों का छोटा सा पीरियड है जिसमें आपको प्लान करने में मैं समझता हूँ काफ़ी मदद मिलती है अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो। और सभी 12 राशियों पर बात करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। कोई भी सुझाव, कोई प्रश्न हो आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिए, उस पर ज़रूर ध्यान दूंगा मैं। तो शुरू करता हूँ साप्ताहिक राशिफल 25 मई से 31 मई तक। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों की। इस महीने ग्रहों में परिवर्तन कुछ खास नहीं है। चंद्र का राशि जो गोचर है वो शुरू होगा मेष राशि से और समाप्त होगा सप्ताह के अंत में कर्क राशि में, जो कि इनकी अपनी राशि है। तो मेष राशि वालों की सबसे पहले बात करेंगे। मेष राशि वालों के लिए वैसे तो सप्ताह काफ़ी अच्छा है, परेशानियां कोई कम ही होती नज़र आ रही हैं। बस आपको ध्यान कहाँ देना है, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, अपने इम्यूनिटी सिस्टम पर ध्यान देना है, क्योंकि आपके राशि स्वामी जब तक नीच राशि में बैठे हैं परेशानियां तब तक हो सकती हैं। स्वास्थ्य पर ज़रूर ध्यान दें। धन की स्थिति बहुत ही मजबूत है और राहु भी अब आ गए हैं इसमें आपके 11वें घर में, जो आपको अच्छे लाभ देते हुए दिखाई देंगे। और धन भाव में एक बुध आदित्य योग बना हुआ है, सूर्य और बुध का, बहुत अच्छी स्थिति है। और पराक्रम स्थान में आपके गुरु हैं और गुरु आपको अपने ज्ञान से आगे रास्ता दिखाते हैं। आपके भाई बहनों के साथ संबंध भी अच्छे रहते हैं। मंगल क्योंकि चौथे घर में बैठे हैं, जिससे परेशानी थोड़ी सी घर में हो सकती है। चौथे घर सुख स्थान है, सुख स्थान में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं रहती। हालांकि चंद्र के साथ नीच भंग भी हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। खाने पीने का भी ध्यान रखें, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएं ताकि परेशानियां आपके लिए कम हो। बाकी कार्यक्षेत्र पर स्थितियां अच्छी हैं। उसमें अगर आपकी कोई लंबी यात्राएं होती हैं तो वो लाभदायक सिद्ध होंगी। खर्चों पर भी आपको नियंत्रण करने की ज़रूरत है। कुछ फालतू के खर्चों को अवॉइड करने की कोशिश करें। बाकी जिनका अगर विवाह नहीं हुआ उनके विवाह के ज़रूर योग बनते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर। और विवाह हो चुका है तो पार्टनरशिप, आपकी पति पत्नी के रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। पार्टनरशिप बिजनेस में आपकी बहुत अच्छी रहेगी, उसमें ग्रोथ होगी। और ओवरऑल स्थिति मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छी है इस सप्ताह। बाकी उपाय के तौर पर अगर आप हनुमान चालीसा दिन में 2 बार ज़रूर पढ़ें, इससे आपको अच्छे लाभ मिलते हैं। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र जो है 11वें घर में बैठे हैं शनि के साथ। आपके सोशल नेटवर्क तो काफ़ी अच्छा बनेगा। आपको धन का भी लाभ काफ़ी अच्छा होता है, उसमें सक्सेस मिलेगी। साथ ही में 10वें घर में जो है राहु बैठे हुए हैं। अब राहु यहाँ पर आप काम पर काफ़ी एक किस्म से फोकस करके चलेंगे। लोगों से आपको प्रशंसा भी मिलेगी। काम के क्षेत्र में आपको बहुत ही एक किस्म से आगे बढ़ने के बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। बहुत ही डिप्लोमेटिकली आप आगे बढ़ेंगे। धन की स्थिति अगर आप देखें तो बुध ग्रह जो है वो आपके बेसिकली वृषभ राशि में ही बैठे हैं सूर्य के साथ। तो पहले घर में जब सूर्य बैठे होते हैं तो आपकी मान प्रतिष्ठा को समाज में बढ़ाते हैं। कार्य क्षेत्र पर भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। बुध भी है, धन भाव के स्वामी है, उसमें आपके अगर राशि में बैठे हैं पहले घर में तो यहाँ पर आपके लिए धन के भी अच्छे लाभ दिखाई देते हैं। बाकी देखा जाए तो तीसरे घर में मंगल बैठे हैं नीच राशि में। यहाँ पर आपको पराक्रम में थोड़ी सी कहीं कमज़ोरी नज़र आएगी, उसमें आपको फोकस करना है, क्योंकि मंगल नीच के जब होते हैं तो आपको थोड़ा सा समझ नहीं आता कि बेसिकली कि किस तरीके से आगे बढ़ें,
कैसे करें, कंफ्यूज रहते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। फोकस करके चलेंगे तो परेशानियां कम होंगी। चौथे घर के स्वामी सूर्य हैं, सूर्य जो बैठे हुए हैं आपकी राशि पर, तो यहाँ से आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सप्तम भाव आपके पार्टनरशिप का है, पति पत्नी का है। यहाँ के स्वामी मंगल है, मंगल जो है वो नीच के बैठे हैं तीसरे घर में। तो पार्टनरशिप में आपको समन्वय बना के चलना है, वह इसलिए वैसे सामान्य स्थिति रहेगी। बस आपको अपना फोकस बनाए रखना है, वाद विवाद से बचने की कोशिश करनी है, तो आपके लिए समय बहुत ही अच्छा निकलेगा। भाग्य जो है, भाग्य के स्वामी आपके शनिदेव हैं। शनिदेव 11वें घर में बैठे हैं। आपको भाग्य से भी एक किस्म से लाभ प्राप्त हो रहा है, भाग्य आपका काम कर रहा है। तो ओवरऑल स्थिति कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छी है। आपको उपाय के तौर पर आप अगर माँ लक्ष्मी की आराधना करें, लाल फूल अर्पित करके, और साथ ही में गाय को पहली रोटी खिलाएं, प्रेम से खिलाएं उनके, तो बहुत ही अच्छा रहता है ये। और साथ ही में छोटे छोटे उपाय हैं ये। एक तो अपने आसपास का वातावरण साफ रखें, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलता है। छोटे उपाय हैं, इन्हें करते रहिए। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं, और बुध जो है वो 12वें घर में बैठे हैं सूर्य के साथ। यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है, और खाने पीने का ध्यान रखें। गर्मी वैसे भी बहुत है, तो एक तो स्वास्थ्य की बात है, दूसरा खर्चों पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है। और धन भाव में मंगल बैठे हैं जो कि एकादश भाव के स्वामी हैं। धन का लाभ होता है, लेकिन मंगल नीच के भी बैठे हैं, तो आप खर्चा कहाँ करना है थोड़ी समझ नहीं आती। आप किसी की सलाह ले लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। परिवार में भी आपको थोड़ा सा समन्वय बना के चलना है। तो ओवरऑल स्थिति ये दिखाई दे रही है। बाकी 10वें घर में शनि और शुक्र की युति है, जो कि आपको अच्छे लाभ देती है। और गुरु आपकी राशि पर बैठे हुए हैं पहले घर में, दिग्बली भी हैं। तो गुरु जब बैठे होते हैं तो ये आपके कई दोष दूर कर देते हैं, लग्न में जब भी बैठे होते हैं। और सप्तम भाव पर दृष्टि भी है, तो सप्तम भाव को बहुत मजबूती देंगे। अगर आपका विवाह नहीं हुआ तो विवाह आपका हो सकता है, प्रपोजल अच्छे आ सकते हैं। और अगर विवाह हो चुका है तो पति पत्नी के रिश्ते अच्छे रहेंगे, पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, नई पार्टनरशिप डेवलप हो सकती है, ऐसा भी दिखाई देता है। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर भी रहेगी, आपका सोच बहुत पॉजिटिव रहेगी। बच्चों से आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर रहेगी, भाग्य भी आपका मजबूत होगा। ओवरऑल मिथुन राशि वालों के लिए बस थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान दें और खर्चों पर नियंत्रण करें, तो इतना सा करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी अगर कोई विघ्न आते हैं आपके उसमें, तो आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, और उन्हें दुर्वा अर्पित करके और लड्डुओं का भोग लगा के आप उनकी आराधना करें। इससे आपके जो है विघ्न दूर होंगे और आपके रास्ते खुलते जाएंगे। नई चीज़ों के लिए आप प्रेरित होंगे, उसमें आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए देखा जाए तो यहाँ मंगल बैठे हुए हैं। हालांकि मंगल योग कारक ग्रह हैं, नीच राशि में बैठे हैं। केंद्र स्थान में चंद्र 10वें घर में है, तो नीच भंग भी हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तनाव हो सकता है, तो इन बातों का ध्यान रखें। और चंद्र का गोचर क्योंकि शुरू हो रहा है 10वें भाव से और समाप्त होगा आपके कर्क राशि पर सप्ताह के अंत में। ओवरऑल स्थिति काफ़ी अच्छी है, सिवाय जब चंद्र जो है 12वें घर में आएंगे, लेकिन तब भी गुरु के साथ होंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। चंद्र का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अब जब राशि का स्वामी अगर गोचर का अच्छा है इस सप्ताह, तो ओवरऑल स्थिति भी ठीक ठाक रहेगी। जहाँ तक आप बात करें आपके धन भाव की, तो धन भाव में बैठे हुए हैं केतु, और 8वें घर में राहु केतु जब भी 2 और 8 में बैठे होते हैं, तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो होता है धन के मामलों में। कभी अचानक बहुत लाभ हो जाता है, कभी अचानक कोई ना कोई नुकसान भी होता है। ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और तीसरा घर पराक्रम का है, बुध स्वामी है। बुध जो है आपके 11वें घर में बैठे हैं सूर्य के साथ।
11वां घर बेसिकली लाभ स्थान है और यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठे हो वो आपको लाभ ही देते हैं। सूर्य और बुध की स्थिति ये है कि आपके जो नेटवर्किंग बहुत अच्छी होगी, आप लोगों के काफ़ी संबंध में आएंगे जिनसे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और आपके काम बहुत अच्छी तरीके से निकलते जाएंगे। और देखा जाए तो चौथा घर शुक्र की राशि है। शुक्र आपके नवम भाव में बैठे हैं शनि के साथ, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है, सुख में वृद्धि होगी। पंचम भाव बच्चों का है, एजुकेशन का है, आपके विवेक का है और यहाँ पर मंगल स्वामी है, मंगल नीच के बैठे हुए हैं आपके राशि पर, तो यहाँ थोड़ी सी कहीं ना कहीं मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कोशिश करें मेडिटेट करके मानसिक तनाव को दूर करने की, ओम का उच्चारण करके करें। छठे घर के स्वामी गुरु हैं, गुरु जो है बैठे हुए हैं 12वें घर में। अब 12वें घर में जब भी गुरु बैठे होते हैं तो आपका आध्यात्मिक रुचि ज़्यादा रहती है और गुरु आपको एक अच्छी हालांकि तरफ मोड़ते हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि जो है वो सुख स्थान पर पड़ती है जो सुख में वृद्धि करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एक किस्म से सुख में भी वृद्धि हो रही है, प्रॉपर्टी से कहीं लाभ हो सकता है। नवम दृष्टि 8वें घर में पड़ती है। 8वां घर बेसिकली आपका राहु बैठे हुए हैं, तो राहु को ऊपर अच्छा प्रभाव हो तो अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो ये स्थिति है आपके लिए। इसके बाद देखा जाए तो सप्तम भाव शनि स्वामी है, शनि नवम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पार्टनरशिप के मामले बहुत अच्छी तरीके से चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पति पत्नी के रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। और देखा जाए तो कार्यस्थल पर मंगल स्वामी है, मंगल आपकी राशि पर बैठे हैं, तो बस आपको फोकस करना है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए रास्ते काफ़ी खुलते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। बस एक फोकस करना है काम पर और अपने जो भी आपके लिए स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। ओवरऑल स्थिति काफ़ी अच्छी है आपके लिए इस सप्ताह। अब बात करेंगे सिंह राशि की, तो सिंह राशि में केतु बैठे हुए हैं और केतु बेसिकली क्या है कि आपको लीडरशिप क्वालिटी देते हैं और यहाँ आप अपने काफ़ी अच्छे कार्यक्रम कर सकते हैं। स्वामी जो बैठे हुए हैं वो बैठे हैं दशम भाव में बुध के साथ, तो बुध और सूर्य का दशम भाव में जो बुध आदित्य योग बन रहा है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य जो है बली भी होते हैं दशम भाव में और बुध भी जो है वो एक किस्म से आपके ट्रेड के और बुद्धि के कारक हैं, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी सोच से आगे बढ़ते हैं अपने कार्यस्थल पर, चाहे बिजनेस करते हो चाहे नौकरी करते हो, तो स्थिति ये काफ़ी अच्छी है आपके लिए। मंगल बैठे हुए हैं 12वें घर में। अब मंगल वैसे तो योग कारक हैं आपके लिए, क्योंकि ये देखा जाए तो नवम भाव के और चौथे घर के स्वामी बनते हैं, तो मंगल 12वें घर में हो तो परेशानी थोड़ी सी बनेगी, क्योंकि 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर एक तो आपको खर्चों पर नियंत्रण करना है, मानसिक तनाव से बचना है और पार्टनरशिप में थोड़ा सा आपको तालमेल बना के चलनी है। इतना आप कर लेंगे तो आपके लिए और कोई परेशानी नहीं है। 8वें घर में शुक्र और शनि की युति है, जो आपको शुक्र जो है 8वें घर में अच्छे ही परिणाम देते हैं, तो यहाँ पर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काम में ज़रूर हो सकता है आपके कोई ना कोई चेंजेस आएँ, तो लेकिन आप बहुत ही अच्छी तरीके से उसको, क्योंकि सूर्य आपको बहुत मजबूती दे रहे हैं, आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। धन की स्थिति भी बहुत अच्छी है, क्योंकि धन भाव के स्वामी भी जो है वो और आय भाव के स्वामी दोनों ही दशम भाव में एक पावरफुल केंद्र में बैठे हैं, ये आपको बहुत अच्छे लाभ दिखाई दे रहे हैं। अब बात करेंगे कन्या राशि की, तो कन्या राशि के स्वामी जो है बुध हैं। बुध नवम भाव में बैठे हैं सूर्य के साथ, भाग्य स्थान है, यहाँ पर इनकी स्थिति बहुत ही अच्छी है, तो आपको बड़े अच्छे लाभ देंगे। साथ ही में आपका जो धन भाव के स्वामी हैं वो शुक्र है, शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं। इसका मतलब ये कि धन भी आपको मिलेगा, पार्टनरशिप से मिल सकता है, आपके स्पाउस से मिल सकता है, जो भी नए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें आपको धन लाभ होगा, तो ये स्थिति बताती है। ओवरऑल देखा जाए तो क्योंकि बुध ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी है सप्ताह में,
तो यहाँ पर आपके लिए प्रोग्रेस दिखाई देती है। और शनि देव भी जो है और शुक्र दोनों सप्तम भाव में बैठे हैं, सहजता से आप अपनी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे। कार्य क्षेत्र के स्वामी जो है वो देखा जाए तो आपके बुध ग्रह ही है। अब बुध ग्रह नवम भाव में बैठे हैं तो ये एक अच्छी स्थिति का निर्माण करते हैं। तो गुरु बैठे हुए हैं एकादश भाव में, आपके कार्य क्षेत्र में। गुरु की दृष्टि धन भाव पर है, धन में वृद्धि कर रहे हैं। उसके बाद छठे घर में दृष्टि है, तो छठे घर में आपके लिए अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो उसमें आपको अच्छे लाभ देते हैं। रोग रिपू ऋण वगैरह से आपको बचाते हैं। सप्तम दृष्टि सुख स्थान पर है तो सुख में वृद्धि करते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है और यहाँ पर आपको बहुत फ़ायदे मिलते हुए नजर आए। बस सिर्फ आपको यही करना है, ओम का उच्चारण करते हुए मेडिटेट करें, मानसिक तनाव से बचें, बाकी कोई परेशानी नहीं है। अब बात करेंगे आपके लिए तुला राशि की। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र शनि के साथ बैठे हुए हैं छठे घर में, उच्च की राशि में बैठे हैं। ठीक है, बिल्कुल परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। ख्याल रखना है आपको अपने रिलेशनशिप में वाद विवाद से बचने की कोशिश करें। बाकी आपके रोग रिपू ऋण इन सब से आपको बचा के रखेंगे, कोई परेशानी नहीं है। बाकी जहाँ तक धन भाव की बात है, धन भाव के स्वामी जो है वो मंगल है। मंगल नीच राशि में बैठे हैं दशम भाव में। दशम भाव में बेसिकली बलि भी है, तो बलि मंगल जो है नीच के हो तो एक किस्म से ये कि धन का लाभ तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी देते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फोकस करके चलेंगे तो वो भी परेशानियां दूर हो जाएंगी, ओवरऑल स्थिति ठीक रहेगी। क्योंकि नीच भंग भी हो रहा है, चंद्र बैठे हुए हैं सप्तम भाव में मंगल की राशि में, तो और वैसे भी अपना गोचर समाप्त करेंगे ये मंगल के साथ ही सप्ताह के अंत में। तो ओवरऑल स्थिति अच्छी है। तीसरा घर पराक्रम का है। पराक्रम के स्वामी जो है वो गुरु है। गुरु नवम भाव में बैठे हैं मिथुन राशि में और पराक्रम स्थान को देख भी रहे हैं, तो यहाँ पर मजबूती दे रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। चौथे घर के स्वामी शनि देव हैं। शनि देव जो कि आपके योग कारक ग्रह हैं, ये बैठे हुए छठे घर में। छठा घर में क्रूर ग्रह बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, तो ओवरऑल स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी फेवरेबल हैं। पांचवें घर में राहु बैठे हैं जो अचानक से आपको लाभ देते हैं और खासकर शेयर मार्केट या स्पेकुलेटिव चीज़ों में आपको बहुत ही अच्छा लाभ देते हैं। आठवें घर में ज़रूर सूर्य और बुध की युति है जो थोड़ा सा कमज़ोर है। यहाँ पर बुध आदित्य योग जो है, तो इसमें रिज़ल्ट थोड़े से कमज़ोर मिलेंगे। बाकी कार्य क्षेत्र की जहाँ तक बात है, चंद्र स्वामी है और चंद्र जो है क्योंकि सप्तम भाव से शुरू कर रहे हैं, इनका गोचर जो है वो अच्छा रहेगा ओवरऑल, सिवाय बीच में 2 दिन जैसे कि मंगल बुध को, क्योंकि ये जब आठवें घर में होंगे थोड़ा सा तनाव देते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद आगे स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी होने जा रही है। तो अगली बार आपके उपाय के तौर पर आप माँ दुर्गा की आराधना करें, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। छोटे छोटे उपाय हैं, करते रहें लगातार, इससे फ़ायदा होता है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल नवम भाव में नीच राशि में बैठे हैं। अब राशि स्वामी जब नीच राशि में बैठे हो, छठे घर में भी स्वामी हैं, छठा घर इनका मूल त्रिकोण साइन है, तो एक तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, अपने खाने पीने पर ख़ास ध्यान रखें। वैसे तो एक बहुत पावरफुल घर है जहाँ पर बैठे हैं, 9th भाव बहुत ही पावरफुल होता है, त्रिकोण स्थान है, धन का भी लाभ देते हैं। लेकिन नीच राशि में हो तो आपको अपने खासकर अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है उस पर ध्यान देना है, या और भी कोई भी इससे संबंधित कोई बीमारी आती है तो उस पर ज़रूर ध्यान दें। इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। धन भाव की बात करें तो धन भाव के स्वामी जो है गुरु हैं। गुरु बैठे हुए हैं आठवें घर में और आठवें घर से धन भाव पर दृष्टि भी है, तो धन में वृद्धि करेंगे। और यहाँ से आठवें घर से ये पंचम दृष्टि 12वें घर पर पड़ रही है। 12वां घर बेसिकली विदेश का भी है, व्यय का भी है, तो व्यय का भी बेसिकली खर्चे भी अधिक हो सकते हैं।
और यहाँ से नवम दृष्टि चौथे घर पर पड़ती है सुख स्थान पर, तो सुख में वृद्धि करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा रहेगा। गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है सुख स्थान पर, तो घर में अच्छी सुख शांति रहेगी। आपको प्रॉपर्टी वगैरह से लाभ मिल सकते हैं। बच्चे भी स्कूल में जो पढ़ते हैं वो भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। पार्टनरशिप के मामले में अगर देखें तो पार्टनरशिप भाव के स्वामी जो है वो शुक्र हैं। शुक्र जो है वो बैठे हुए हैं पंचम भाव में शनि के साथ। तो शुक्र पंचम भाव बेसिकली देखा जाए तो क्रिएटिविटी का घर है, और शुक्र यहाँ पर आपको क्रिएटिविटी में आगे बढ़ाते हैं। शनि का साथ मिलता है जो आपको सहजता से आगे ले जाता है। बहुत ही अच्छी स्थिति है। चौथे घर में राहु बैठे हुए हैं, आपको लाभ देते हैं क्योंकि चौथे घर में गुरु की दृष्टि भी है। प्रॉपर्टी में अच्छे लाभ हो सकते हैं। घर में आपके कुछ ना कुछ नई एडिशंस हो सकती हैं। कार्यक्षेत्र में सूर्य स्वामी है। सूर्य जो है वो वृषभ राशि में बैठे हुए हैं बुध के साथ सप्तम भाव में। तो ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति है। कार्यक्षेत्र में भी आपको फायदे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल स्थिति आपके लिए ठीक ठाक है। बस आप हनुमान चालीसा दिन में 2 बार ज़रूर करें, एक बार सुबह और एक बार शाम को। इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के स्वामी गुरु हैं। गुरु बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव से आपकी राशि को भी दृष्टि दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं। तो आपका एक तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, काम आपके अच्छे बनते हुए नजर आएंगे, आपको बाहर के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, पति पत्नी के रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, लंबी यात्राएं अगर होती हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। धन भाव की बात करें तो धन भाव के स्वामी शनि हैं। शनि बैठे हुए हैं चौथे घर में शुक्र के साथ। तो यहाँ पर बेसिकली आपकी ढैया भी चल रही है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं स्लोनेस आती है, तो शुक्र कंपेंसेट कर रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि शुक्र ऊंच की राशि में चौथे घर में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो ओवरऑल स्थिति आपके लिए कोई ख़राब नहीं है। राहु बैठे हैं तीसरे स्थान में, आपका पराक्रम बढ़ाए हुए हैं और ये आपको आगे ले जाने में बिल्कुल अग्रसर करते हैं। और आपको लोगों से भी सहायता मिलती है, भाई बहनों से भी सहायता मिलती है। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। सूर्य और बुध जो है वो बैठे हुए हैं आपके छठे घर में। छठे घर में सूर्य की स्थिति काफ़ी अच्छी रहती है, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। सप्तम भाव जैसे गुरु बैठे हुए हैं, और बाकी देखा जाए तो चंद्र का गोचर जो है वो शुरू हो रहा है आपके पंचम भाव से। तो पंचम भाव अच्छा है, तो यहाँ से ये जाएंगे आपके 8वें घर तक, जहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। अब मंगल 8वें घर में बैठे हैं तो यहाँ पर थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपकी वैल्यूएबल चीज़ें उन पर ध्यान दें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कोर्ट कचहरी का केस है तो उस पर बहुत फोकस करके चलें ताकि परेशानियाँ कम हो, क्योंकि 8वें घर के मंगल वो भी नीच राशि के बहुत ही परेशान करते हैं, आपकी परेशानियाँ बढ़ा सकते हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी कार्यक्षेत्र में देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में स्थिति जो है बुध स्वामी है। बुध छठे घर में बैठे हैं सूर्य के साथ, अच्छी है। यहाँ पर आप मेहनत करके आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो और जहाँ तक शुक्र की स्थिति है, शुक्र क्योंकि लाभ स्थान के मालिक हैं, चौथे घर में बैठे हैं शनि के साथ, लाभ भी अच्छे प्राप्त हो रहे हैं। तो ओवरऑल धनु राशि वालों के लिए भी सप्ताह काफ़ी अच्छा है। उपाय के तौर पर आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, इससे आपको काफ़ी अच्छे फायदे मिलेंगे। मकर राशि की बात करें अब। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव तीसरे स्थान पर बैठे हैं, पराक्रम स्थान में बैठे हैं, और शनिदेव तीसरे घर में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। शुक्र साथ में है उच्च राशि में, तो आप बड़े ही एक अच्छा स्किल दिखाते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। पराक्रम बहुत अच्छा होगा आपका और काफ़ी सेटिस्फेक्शन होगी आपको। और धन भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं, और ये बताते हैं कि आप अपनी मेहनत से धन भी जुटाएंगे। तो ओवरऑल स्थिति आपके लिए अच्छी है। पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके बाद दूसरे घर में राहु भी बैठे हैं, केतु 8वें घर में है।
तो राहु दूसरा घर धन भाव का है, तो यहाँ पर आपकी धन की जो डिज़ायर्स हैं उसको काफ़ी बढ़ाते हैं, तो धन में लाभ भी देते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, नवम दृष्टि पड़ रही है इनके ऊपर। छठे घर में बैठे हैं गुरु, और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जिससे आपको धन का भी लाभ काफ़ी अच्छा होगा, अचानक से होगा, और ये स्थिति है। बाकी चौथा घर जो कि मेष राशि है, मंगल स्वामी है, मंगल बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव में नीच के, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो पार्टनरशिप का ध्यान रखें, उनके साथ वाद विवाद से बचने की कोशिश करें, नई पार्टनरशिप में एंटर होने ना हो। पति पत्नी के रिश्तों में भी थोड़ा सा आपको समन्वय रखना है, तो ओवरऑल स्थिति अच्छी रहेगी। गुरु छठे घर में बैठे हैं, यहाँ से इनकी दृष्टि जो है दशम भाव पर है, और दशम भाव बेसिकली देखा जाए तो तुला राशि है, और कार्यक्षेत्र में ग्रोथ दिखाते हैं क्योंकि शुक्र भी ऊंच के बैठे हैं, और साथ ही में धन भाव पर दृष्टि है, धन में वृद्धि कर रहे हैं। सूर्य और बुध ये बैठे हुए हैं आपके वृषभ राशि में पंचम भाव में। बुध और सूर्य पंचम भाव में बहुत अच्छी स्थिति है। आप एजुकेशन फील्ड में हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, आपको आगे बढ़ते हुए देखेंगे। आप सब देखना, आपके अपने आप काम बनते जाएंगे। लाभ स्थान पर दृष्टि रहेगी जो आपको लाभ भी देगी। तो ओवरऑल स्थिति आपके लिए काफ़ी, मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छी है। आपको भी दिन में 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, एक बार सुबह एक बार शाम। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं, जो कि दूसरे घर में बैठे हैं शुक्र के साथ। दूसरा घर बेसिकली देखा जाए तो गुरु का है, और गुरु मित्र तो नहीं है लेकिन सम है, तो ओवरऑल ठीक है। धन में कोई आप बहुत ही एक किस्म से सोच समझकर धन को जो आता है उसको व्यय करेंगे, इन्वेस्टमेंट बड़ी सोच समझकर करेंगे। शुक्र यहाँ पर बैठे हैं जो कि आपको एक वाणी बहुत अच्छी मीठी देते हैं, पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, और धन में भी वृद्धि कराते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो आपके लिए योग कारक रहे हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, चौथे घर के स्वामी हैं। गुरु बैठे हुए हैं पंचम भाव में। गुरु की दृष्टि आपकी राशि पर है, कुंभ राशि पर, और नवम भाव पर। भाग्य को मजबूत करते हैं, आपकी राशि पर भी दृष्टि देते हैं। और यहाँ राहु बैठे हुए हैं। राहु आपको बेसिकली, गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो राहु आपको काफ़ी अच्छे फायदे देते हुए नजर आएंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती हुई नजर आएगी, एम्बिशंस काफ़ी बढ़ेंगी आपकी। तो अपनी एम्बिशंस को भी आप ज़रा ध्यान से देखिए, जितना पॉसिबल हो उतना आप अपने टारगेट्स रख के चलने की कोशिश करें। सूर्य और बुध जो है वो चौथे घर में बैठे हैं, और इनकी दृष्टि दशम भाव पर है, जो कि मंगल स्वामी हैं, तो ओवरऑल स्थिति आपके लिए अच्छी है। अब दशम भाव के स्वामी जो है मंगल है, और मंगल जो है नीच राशि में बैठे हैं, जो कि आपका छठा घर है। छठे घर में मंगल की स्थिति वैसे तो ठीक रहती है, लेकिन क्योंकि रोग का घर है और मंगल नीच के बैठे हैं, तो अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई रोग है, तो उसका निवारण करें, और अगर जो पहले से चल रहा है तो उसका रेगुलर कोई ना कोई ट्रीटमेंट कराते रहें। तो ये स्थिति है। कार्यक्षेत्र पर भी थोड़ा फोकस करके चलेंगे तो परेशानियां कम होंगी। ओवरऑल स्थिति आपके लिए अच्छी है, बस कार्यक्षेत्र में और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, और गुरु जो बैठे हुए हैं चौथे घर में सुख स्थान में। सुख स्थान में बैठकर इनकी दृष्टि है दशम भाव पर, आठवें घर पर, और द्वादश भाव पर। तो बेसिकली 2 तो ऐसे हैं जो आपके मोक्ष के स्थान हैं, और एक घर जो है वो है आपका प्रोफेशन का, आपके कार्यक्षेत्र का। तो कार्यक्षेत्र में वृद्धि दिखाएंगे,
आप बेसिकली 8वें घर पर दृष्टि पड़ती है तो आप रिसर्च वगैरह करते हैं या एस्ट्रोलॉजी में है, ऑकल्ट में है, वहाँ आपको बड़ा लाभ देंगे। 12वें घर में अगर आप विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं तो उसमें लाभ देंगे। आध्यात्म की तरफ आपका ध्यान बढ़ाएंगे तो ये स्थिति बनती है। सुख में वृद्धि करेंगे। ओवरऑल स्थिति ठीक ठाक है। आपकी राशि पर शनि और शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र क्योंकि 8वें घर के स्वामी हैं, 8वें घर के स्वामी होकर स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दे सकते हैं। शनि देव भी जो है वो 12वें घर के स्वामी हैं, तो आपको एक तो स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और इस पर खाने पीने का भी ध्यान रखें ताकि आपके लिए परेशानियां कम हो। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप काम भी अच्छा कर पाएंगे। और जहाँ तक कार्यक्षेत्र की बात है, कार्यक्षेत्र के स्वामी जो हैं वो गुरु ही हैं और गुरु की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, तो वहाँ तो मजबूती दे ही रहे हैं। बाकी चंद्र का गोचर दूसरे घर से शुरू हो रहा है। दूसरा घर मंगल की राशि है और मंगल जो है वो बैठे हुए हैं पंचम भाव में। पंचम भाव विवेक का है और यहाँ पर बेसिकली मंगल जब नीच के बैठते हैं तो मानसिक तनाव देते हैं। आपको करना क्या है, आपको मेडिटेट करना है ओम का उच्चारण करके, ताकि आपको मानसिक तनाव ना हो। बाकी चंद्र का गोचर अच्छा है, वहाँ पर दूसरे घर में आपके अच्छे व्यंजन का स्वाद लेंगे, धन में वृद्धि होगी और परिवार में स्थिति अच्छी रहेगी। और जो सूर्य और बुध हैं वो तीसरे घर में बैठे हैं। सूर्य तीसरे घर में बहुत आपका पराक्रम बढ़ाएंगे, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी और ओवरऑल स्थिति अच्छी रहेगी। राहु 12वें घर में बैठे हैं जो आपकी विदेश यात्रा करा सकते हैं। अगर आप इच्छुक रहे हैं और उसके लिए कोशिश करते रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी स्थिति का निर्माण करते हैं। और साथ ही में आपके अगर नहीं है तो खर्चे बढ़ा सकते हैं, तो इस बात को उसको आपको कंट्रोल करना होगा। तो ये थी 12 राशियों के लिए साप्ताहिक राशिफल। ओवरऑल आपके लिए देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर vedicpredict@gmail.com पर अपने जन्म के विवरण देकर पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। उपाय जो मैंने आपको बताए हैं इन्हें, क्योंकि देखिए छोटे छोटे हैं लेकिन लगातार और आस्था से करते रहेंगे तो इसके बहुत बड़े फायदे मिलते हैं। तो इतना ही कहूँगा अंत में। धन्यवाद।